हेलो बच्चों, गामा फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज क्लास 12 के लिए जो इस एजुकेशन चैनल में टॉपिक पढ़ाया जाएगा उसका नाम है वान डे ग्राफ जनरेटर। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर से है, वान डे ग्राफ जनरेटर। कुछ बुक्स में ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर में है, कुछ बुक्स में कैपेसिटेंस में है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये देखिए कि इसमें वान डे ग्राफ जनरेटर क्या काम करता है, किस यूज में आता है, ये बताना है। ओके, तो वान डे ग्राफ जनरेटर एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था वान डे ग्राफ, उनका नाम था वान डे ग्राफ नाम था उनका। और ये 1931 में इन्होंने ये एक डिवाइस बनाई थी जिसकी हेल्प से किसी ऑब्जेक्ट को बहुत हाई वोल्टेज नियर अबाउट 10⁶ वोल्ट तक उसको हम किसी कंडक्टर को लगभग इतने वोल्ट तक नियर अबाउट 10⁶ वोल्ट तक उसको चार्ज कर सकते हैं, वेरी हाई वोल्टेज। और इतने हाई वोल्टेज से चार्ज कंडक्टर को यूज करके हम चार्ज पार्टिकल सच दैट इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एक्सेट्रा, इनको हम एक्सेलरेट कराते हैं और कुछ जो आर्टिफिशियल रिएक्शंस होती है उसमें यूज किया जाता है। तो ये जो वान डे ग्राफ ने जो जनरेटर बनाया था, ये इसका कंस्ट्रक्शन है। समझिए कैसा है ये, पहले ये समझ लीजिए कैसा है। तो ये वान डे ग्राफ जनरेटर, पहले कंस्ट्रक्शन समझने के जगह स्थान पर आप पहले इसका प्रिंसिपल समझिए, किस प्रिंसिपल पर कार्य करता है। प्रिंसिपल ऑफ वान डे ग्राफ जनरेटर, ये दो प्रिंसिपल्स पर काम करता है। पहला प्रिंसिपल तो ये है कि किसी भी कंडक्टर से लीकेज ऑफ चार्ज इन एटमॉस्फेयर, लीकेज ऑफ चार्ज इन एयर हमेशा शार्प पॉइंट से होता है। लीकेज ऑफ चार्ज इन एयर ऑलवेज अकर्स फ्रॉम द शार्प पॉइंट ऑफ कंडक्टर। कोई कंडक्टर है उसमें शार्प पॉइंट, अगर जैसे मान लीजिए ये कंडक्टर है, अगर इसमें कहीं कोई शार्प पॉइंट होगा तो एटमॉस्फेयर में जो चार्ज का लीकेज होगा वो शार्प पॉइंट से ही होगा। तो पहला ये है कि लीकेज ऑफ चार्ज, लीकेज ऑफ चार्ज अकर्स फ्रॉम शार्प पॉइंट। कैसे, इसको पहले बताएंगे। दो प्रिंसिपल्स पर काम करता है। नंबर एक है लीकेज ऑफ चार्ज अकर्स फ्रॉम शार्प पॉइंट, और सेकंड जो इसका प्रिंसिपल है वो किसी कंडक्टर को चार्ज करने पर सारा चार्ज उसके आउटर सरफेस पर चला जाता है। सारा चार्ज, कंडक्टर का सारा चार्ज उसके आउटर सरफेस पर रहता है। टोटल चार्ज ऑफ कंडक्टर इज बीइंग आउटर सरफेस ऑफ दैट वेरी कंडक्टर। ठीक है, दो प्रिंसिपल इसमें है। पहला प्रिंसिपल है कि चार्ज का लीकेज हमेशा किसी भी कंडक्टर से चार्ज का लीकेज ऑफ चार्ज इन एयर हमेशा कहाँ से होता है, उसके शार्प पॉइंट से होता है। और दूसरा प्रिंसिपल है कि टोटल चार्ज किसी कंडक्टर का कहाँ रहता है, उसके आउटर सरफेस पर रहता है। तो दोनों प्रिंसिपल्स पर पहले हम डिस्कस करेंगे। इसको आप समझ जाएंगे तो उसका कंडक्टर ये बताएंगे, इसका जो वर्किंग कैसा है और इसका कंस्ट्रक्शन कैसा है। तो फर्स्ट पॉइंट है लीकेज ऑफ चार्ज अकर्स फ्रॉम द शार्प पॉइंट। चलिए, कोई स्फीयर है, मान लीजिए कोई स्फीयर है, स्फीयर को जब चार्ज करते हैं तो उसका जो पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ स्फीयर B = 1/4 πε0 Q/R implies that Q = 4 πε0 R × V। ये चार्ज हो गया, ठीक है। और चार्ज डेंसिटी सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ दैट वेरी स्फीयर सिग्मा = Q/A। A मीन्स A सरफेस एरिया ऑफ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस R। तो A कितना हो जाएगा, 4 πr²। वैल्यू रख दो Q की, तो क्या है बेटे, Q = 4 πε0 RV/4 πr²।
4 पाई कैंसिल हो गया, एक आर कैंसिल हो गया, सिग्मा इक्वल टू एप्साइलन 0 बी अपान आर। बी वोल्टेज ऑफ दैट स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर, ये कांस्टेंट है, एप्साइलन 0 कांस्टेंट क्वांटिटी है। इट मीन्स सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपान आर। ठीक है, सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपान आर। उस कंडक्टिंग स्फीयर का रेडियस जितना कम होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी उतनी ही कम रेडियस वाले कंडक्टिंग स्फीयर की सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी, जबकि वोल्टेज कांस्टेंट है। इट मीन्स इफ आर टेंस टू 0, बहुत कम हो जाए, टेंस टू 0 मीन्स नियर अबाउट 0, देन देखो यहाँ ध्यान दीजिए, अगर r टेंस टू 0 तो 1 अपान 0, अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो सिग्मा टेंस टू इन्फिनिटी। इट मीन्स बहुत शार्प पॉइंट अगर होगा जिसका रेडियस 0 होगा, तो शार्प पॉइंट है तो रेडियस 0 हो जाएगा, बहुत शार्प पॉइंट है तो रेडियस 0 माना जाएगा। तो रेडियस 0 वाले माने शार्प पॉइंट पर सरफेस चार्ज डेंसिटी इन्फिनिटी हो जाती है। इसका मतलब वहाँ पर चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी, बहुत सारे चार्ज कलेक्ट हो गए, तो चार्ज जब लीकेज होगा, बाहर निकलेगा, एटमॉस्फेयर में जाएगा चार्ज, तो वहीं से निकलने लगेगा, जहाँ डेंसिटी ज़्यादा होगी वहीं से चार्ज का लीकेज शुरू हो जाएगा। ठीक, तो ये बात समझ में आ गई ठीक से। फर्स्ट पॉइंट, लीकेज ऑफ चार्ज कंडक्टर अकर्स थ्रू शार्प पॉइंट, ये हो गया। अब सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट ये है कि जब किसी कंडक्टर को हम चार्ज करते हैं तो सारा चार्ज कहाँ होता है, उसके आउटर सरफेस पर चला जाता है। द चार्ज गिवन टू एनी कंडक्टिंग स्फीयर या एनी कंडक्टर इज ऑलवेज बीइंग एट द आउटर सरफेस ऑफ दैट कंडक्टर। ये मान लीजिए दो ये स्फीयर्स हैं, स्फीयर हैं, ये सर्किल नहीं है, दो स्फीयर्स हैं, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर हैं। ये जो अंदर वाला स्फीयर है इसका रेडियस स्मॉल आर है, इसको प्लस क्यू चार्ज दिया गया, और बाहर वाला जो स्फीयर है इसका रेडियस कैपिटल आर है, इसको ये प्लस कैपिटल क्यू चार्ज दिया गया। फिर से समझिए, ध्यान देकर समझिए। दो कंडक्टिंग स्फीयर्स हैं, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स हैं, जो इनसाइड का स्फीयर ऑफ रेडियस आर हैविंग द चार्ज प्लस क्यू एंड आउटर साइड स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर इज गिवन टू चार्ज प्लस क्यू। अभी ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हैं, चार्ज केवल कर दिया गया है। तो जो इनसाइड वाला स्फीयर है, जो इनर स्फीयर है, इसका वोल्टेज बी, वोल्टेज ऑफ इनर स्फीयर बी ए, इसके अपने चार्ज प्लस क्यू के कारण, जो अपना चार्ज है प्लस क्यू के कारण, इसका वोल्टेज होगा 1/4 पाई एप्साइलन 0 क्यू अपान स्मॉल आर। लेकिन ये स्फीयर किसी बाहर, ये बड़े स्फीयर के अंदर है, कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर है, तो इसका ये जो बिगर स्फीयर है, इसके चार्ज कैपिटल क्यू के कारण इसका जो वोल्टेज होगा वो 1/4 पाई एप्साइलन 0 कैपिटल क्यू अपान कैपिटल आर। ठीक, ये अपने चार्ज के कारण इसका वोल्टेज, और ये जिस बड़े वाले स्फीयर के भीतर उसके कारण इसका वोल्टेज। इट मीन्स वोल्टेज ऑफ स्फीयर ए इक्वल टू दिस मच। ठीक है, एंड अब अगर हम इसको एक स्फीयर समझ लें, ये पूरा एक स्फीयर है, तो इसमें टोटल चार्ज कितना हो गया, कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू, टोटल चार्ज हो गया। इस पूरे स्फीयर का चार्ज कितना है, कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू, और इस बड़े वाले स्फीयर, कंप्लीट स्फीयर का रेडियस आर है और कंप्लीट चार्ज कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू है। देयरफॉर पोटेंशियल ऑफ बिग स्फीयर, आउटर स्फीयर B इक्वल टू 1/4 पाई एप्साइलन 0 टोटल चार्ज कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू अपान आर। आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो 1/4 पाई एप्साइलन 0 क्यू अपान कैपिटल आर प्लस 1/4 पाई एप्साइलन 0 क्यू स्मॉल क्यू अपान, ठीक है ना। ये कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू को कैपिटल क्यू अपान इतना प्लस स्मॉल क्यू अपान इतना, और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 दोनों में है। इसको इक्वेशन फर्स्ट कर देते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड कर देते हैं। अब ठीक से देखिए, वोल्टेज ऑफ इनर स्फीयर ए दैट इज बी ए इक्वल टू दिस मच एंड वोल्टेज ऑफ आउटर स्फीयर वी बी इक्वल टू दिस मच। हम बी ए
माइनस बी बी, ए के वोल्टेज में से बी का वोल्टेज सब्ट्रैक्ट करें तो देखिए अब हम थोड़ा सा आपको समझा दे रहे हैं, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो ये पूरी क्वांटिटी देखिए इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 सब में है तो कॉमन ले लेते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन ले लिया, यहाँ से बचा स्मॉल क्यू अपान स्मॉल आर प्लस कैपिटल क्यू अपान कैपिटल आर। अब माइनस करना है तो माइनस कैपिटल क्यू अपान कैपिटल आर माइनस स्मॉल क्यू अपान कैपिटल आर। ठीक है, ये तो कैंसिल हो गया, Q इसमें से कॉमन हो गया तो क्या आ गया बेटे, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 1 अपान स्मॉल आर माइनस 1 अपान कैपिटल आर। अब इसको थोड़ा सा समझिए, बस क्लियर हो गई। देखिए 1 अपान स्मॉल आर माइनस 1 अपान कैपिटल आर, ठीक है। तो ये स्मॉल आर कम है, कैपिटल आर की वैल्यू ज़्यादा है। 1 अपान स्मॉल आर माने डिनोमिनेटर इस क्वांटिटी में डिनोमिनेटर कम है, इस क्वांटिटी में डिनोमिनेटर ज़्यादा है। जिसका डिनोमिनेटर कम होता है वो क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, तो ये ग्रेटर हो गया, ये स्मॉलर हो गया। ग्रेटर क्वांटिटी में से स्मॉलर क्वांटिटी को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई, पॉजिटिव वाली बात समझ में आ गई। इट मीन्स माने 1 अपान आर इज ऑलवेज ग्रेटर, 1 अपान स्मॉल आर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 अपान कैपिटल आर, दैट इज बी ए माइनस बी बी इक्वल टू पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बी ए इज ग्रेटर देन बी बी, इम्प्लाइज दैट बी ए इज ग्रेटर देन बी बी। इनसाइड स्फीयर का वोल्टेज आउटसाइड वाले स्फीयर से ज़्यादा है। अगर हम इनको किसी वायर से कनेक्ट कर देंगे तो फ्लो ऑफ चार्ज कहाँ से कहाँ होगा, इनसाइड माने हाई वोल्टेज वाले स्फीयर से लो वोल्टेज वाले स्फीयर की ओर फ्लो ऑफ चार्ज होगा। तो हाई वोल्टेज किसका है, इनसाइड वाले स्फीयर का। इसका मतलब सारा चार्ज, और ये इसके चार्ज पर डिपेंड नहीं कर रहा है, वोल्टेज पर डिपेंड कर रहा है। वोल्टेज इसका वोल्टेज हमेशा ज़्यादा होगा, चाहे कम इसका चार्ज कम हो या ज़्यादा हो। इट मीन्स जब इसका मतलब ये हो गया कि इसको जैसे ही दोनों को कनेक्ट किया जाएगा, हाई वोल्टेज वाले स्फीयर से चार्ज लो वोल्टेज वाले स्फीयर पर जाने लगेंगे, ये वाला पूरा चार्ज इस पर चला जाएगा और इनसाइड वाले स्फीयर पर कोई चार्ज नहीं रहेगा। तो दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया प्रिंसिपल का। इसी दोनों प्रिंसिपल्स पर ये वान डे ग्राफ जनरेटर वर्क करता है। अब इसकी वर्किंग और कंस्ट्रक्शन दोनों समझ लीजिए, बस हो गया। हाँ, ध्यान दीजिए, कंस्ट्रक्शन पहले समझिए। ये कोई कंडक्टिंग स्फीयर है, ये कंडक्टिंग स्फीयर है जो जिसकी थिकनेस ज़्यादा होती है और मेटल का बना होता है एस। ये दो इंसुलेटिंग कॉलम पर वर्टिकल ऐसे इसको स्टैंड वर्टिकल इंसुलेटिंग कॉलम है, इन पर इसको बैलेंस कर दिया जाता है। ये दोनों इंसुलेटिंग कॉलम है, इस पर बैलेंस कर दिया गया और इसके बीच ये दो पुली लगा दी गई। ये पुली P1 है, दूसरी पुली P2 है और दोनों पुली को एक सिल्क बेल्ट से इंडलेस सिल्क बेल्ट इस पर चढ़ा दी जाती है। इसकी पुली को रोटेट करने के लिए अलग से एक मोटर लगा दिया जाता है। जब ये मोटर चलता है तो ये मोटर ऐसे इधर से इधर की ओर ये टर्न करता है और ये बेल्ट ऐसे चलती है, ठीक है। यहाँ पर दो कॉलम हैं, ये काम्ब कंघी कहते हैं इसको। दो काम्ब है, ये मेटल की होती है, C1 और C2 दो काम्ब है। ये काम्ब C1 को कनेक्ट कर देते हैं एक 10⁴ वोल्ट का एक डीसी सोर्स होता है। इसको HT बैटरी हाई टेंशन बैटरी से काम्ब C1 को कनेक्ट कर देते हैं। ये हाई टेंशन बैटरी डीसी बैटरी होती है, नियर अबाउट 10⁴ वोल्ट तक का वोल्टेज ये प्रोड्यूस करती है और इसको डीसी सोर्स से जोड़ दिया। इधर ये काम्ब C2 जो है ये पुली P2 के पास होती है और इसको कनेक्ट कर देते हैं इस स्फीयर से। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन हो गया। अब वर्किंग सुनिए क्या होता है। जैसे ही इस डीसी सोर्स हाई टेंशन बैटरी द्वारा इसको काम्ब C1 को
इसको चार्ज किया जाता है। हाई टेंशन बैटरी है, इससे वोल्टेज 10 की पावर 4 वोल्ट तक होता है, चार्ज प्रोड्यूस होंगे, काम C1 पर पहुँचे। ये मोटर चला देते हैं तो मोटर ऐसे इधर से इधर की ओर रोटेट करने लगा, ऐसे ये क्लॉकवाइज रोटेट करने लगा, तो ये पुली जब घूमने लगी तो ये बेल्ट ऊपर जाने लगी। चार्ज C1 ये जो काम C1 है, इसका ये शार्प जो एंड है, शार्प पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स पर चार्ज डेंसिटी बहुत अधिक हो जाने के कारण ये चार्ज इस बेल्ट पर ये बेल्ट पर चले जाएंगे, जंप करने लगते हैं। अभी आपने कहा लीकेज ऑफ चार्ज अकर्स थ्रू शार्प पॉइंट, तो ये शार्प पॉइंट जो है काम C1 का, यहाँ से चार्ज का लीकेज होता है और बेल्ट, ये जो सिल्क की बेल्ट है, इस पर चले जाते हैं चार्ज। ये बेल्ट ऊपर जा रही है, कंटिन्यूसली चार्ज इस पर पहुंच रहे हैं और ये बेल्ट ऊपर जा रही है, माने चार्ज को कैरी करके ये बेल्ट ऊपर जाती है। जैसे ही चार्ज यहाँ पहुँचेंगे, बस ये चार्ज काम C2 पर चले जाएंगे तुरंत, और जैसे ही काम C2 पर जाएंगे, आपने दूसरा जो प्रिंसिपल पढ़ा था कि किसी भी कंडक्टर का सारा चार्ज उसके आउटर सरफेस पर होता है, तो जैसे इस काम C2 पर सिल्क बेल्ट के चार्ज काम C2 पर जैसे जाएंगे, ये सारे चार्ज यहाँ पहुँच जाएंगे एट द आउटर सरफेस ऑफ दिस स्फीयर। यही प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहता है। मतलब डीसी सोर्स से काम C1 पर चार्ज पहुंचा, काम C1 के शार्प पॉइंट से ये चार्ज इस सिल्क बेल्ट पर गए, और सिल्क बेल्ट से चार्ज ये सिल्क बेल्ट पर, ये प्लस चार्ज है, ये सिल्क बेल्ट के चार्ज कंटिन्यूसली ऊपर जाते हुए जैसे ही काम C2 के पास पहुंचते हैं, बस ये तुरंत काम C2 पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं और कंडक्टिंग स्फीयर यस के आउटर सरफेस पर चले जाते हैं। ये प्रोसेस कंटिन्यूअस चलता रहता है और ये धीरे धीरे करके ये स्फीयर एस, कंडक्टिंग स्फीयर यस, बहुत हाई वोल्टेज तक चार्ज हो जाता है, नियर अबाउट 10 टू दी पावर 6 वोल्ट तक चार्ज हो जाता है। यही इसका वर्किंग और कंस्ट्रक्शन है। इतना ही है। अब इसको यूज कहाँ करते हैं? इसका मेन यूज है चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट किया जाता है। चार्ज पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को एक्सेलरेट करके, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स को जो न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं या और भी बहुत सारे प्रोसेस में यूज करते हैं। बस बच्चों, आज का टॉपिक इतना ही रहेगा। धन्यवाद।